इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश, जहां लगभग 28 करोड़ लोग रहते हैं, आज एक भयंकर राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। राजधानी जकार्ता से लेकर योग्याकार्ता, सुराबाया, सुमात्रा और सुलेवेसी की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए हैं। वे केवल किसी एक सरकारी नीति का विरोध नहीं कर रहे हैं, वे एक पूरे सिस्टम के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, एक भ्रष्ट, अमीर केंद्रित और आम लोगों के सपनों को कुचल देने वाली शासन व्यवस्था के खिलाफ। सब कुछ की शुरुआत अगस्त 2025 के अंत में हुई, जब इंडोनेशिया की राष्ट्रीय संसद ने एक निर्णय लिया, प्रत्येक सांसद को प्रति माह लगभग 50 मिलियन रुपया यानी लगभग 3075 अमेरिकी डॉलर हाउसिंग भत्ता या आवास भत्ता मिलेगा। ऐसे समय में जब जकार्ता में न्यूनतम मासिक वेतन औसतन 5 मिलियन रुपया से भी कम है, यह निर्णय आम जनता के लिए एक गंभीर अपमान के समान प्रतीत हुआ। क्रोधित जनता तेजी से सड़कों पर उतर आई और कुछ ही दिनों में यह रोष पूरे देश में आग की तरह फैल गया। छात्र संगठन, बुद्धिजीवी समुदाय, श्रमिक यूनियन सभी जनता के न्याय आंदोलन के बैनर तले एकत्रित हुए। उन्होंने नारे लगाए, पार्लिमेंट अंटक रक्यात, बुकान अंटक केमेवाहन, अर्थात संसद जनता के लिए है, विलासिता के लिए नहीं। प्रदर्शन के दौरान एक भयानक घटना घटी। एक युवा फूड डिलीवरी ड्राइवर नाम आरिफ रहमान पुलिस की गाड़ी की टक्कर में मौत के मुहाने पहुंच गया। वीडियो फुटेज में देखा गया कि पुलिस काफिले ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए गति बढ़ा दी और इसी कारण आरिफ की मृत्यु हो गई। कुछ ही पल में उसका नाम विरोध का प्रतीक बन गया। जस्टिस फॉर आरिफ हैशटैग सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस घटना के बाद विरोध 30 से अधिक अन्य शहरों में फैल गया। इंडोनेशियाई सरकार ने शुरुआत में इस विरोध को राजनीतिक साजिश करार देकर दबाने की कोशिश की। राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, जो स्वयं पूर्व जनरल हैं, ने पुलिस और सैन्य बलों को सख्त रुख अपनाने का निर्देश दिया। लेकिन जनता का क्रोध इतना गहरा था कि दमन नहीं बल्कि संवाद की आवश्यकता महसूस होने लगी। बाद में सरकार को विवादास्पद भत्ते को रद्द करने की घोषणा करनी पड़ी, लेकिन तब तक गुस्से की आग हर तरफ फैल चुकी थी। विरोधकारी अब और बड़े मांगे उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ पारदर्शी जांच, संसदीय सुधार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और पुलिस द्वारा उत्पीड़न की जवाबदेही। उनके अनुसार यह अब केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह न्याय और नागरिक सम्मान का सवाल है। इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था वर्तमान में दक्षिण पूर्व एशिया की तीसरी सबसे बड़ी है, लेकिन इस आर्थिक विकास का लाभ केवल कुछ प्रतिशत लोगों तक सीमित है। ग्रामीण गरीब आबादी, विशेषकर सुलावेसी और पश्चिमी पापुआ के मुस्लिम लोग लगातार विकास के अवसरों से वंचित रह रहे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार देश की कुल आय का 65% अब केवल 10% धनी परिवारों के पास केंद्रित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडोनेशिया की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ रही है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और यूरोपीय संघ ने सरकार से संयम बरतने का आह्वान किया है। तुर्की और पाकिस्तान सहित मुस्लिम दुनिया के कुछ देश भी कह चुके हैं कि इंडोनेशिया में यह विरोध मुस्लिम लोकतंत्र की परीक्षा स्थल बन सकता है। वर्तमान इंडोनेशिया एक विधारी राज्य की तरह खड़ा है। एक तरफ है पुराने सत्तावान एलिट्स की विलासिता की राजनीति और दूसरी तरफ युवा पीढ़ी की न्याय की आकांक्षा। यदि सरकार शीघ्र और ईमानदार सुधार नहीं लाती, तो यह आंदोलन केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे राज्य तंत्र में आग लगा सकता है। जकार्ता की रातों में अब नारे गूंजते हैं, कमी बुकान मुसूह, कमी रक्यात, हम दुश्मन नहीं हैं, हम जनता हैं। यह एक वाक्य आज इंडोनेशिया के आंदोलन का प्रतीक बन गया है। मुस्लिम दुनिया की नई पीढ़ी की आवाज जो अन्याय के खिलाफ न्याय और सम्मान के लिए लड़ रही है।